और वेलकम टू अदर वीडियो। और ये है ब्लैक कलर की मूवी का पार्ट 3 और आखिरी पार्ट, जहाँ हम पूरी कहानी जान पाएंगे इस आखिरी पार्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को जानना और कहानी को एक्सप्लोर करना। जो अपने डीमन फॉर्म में आके ब्लैक डिवाइडर की शक्ति को बढ़ाते हुए उससे वार करने जाता है इस बैरियर के ऊपर। तो जिसको रोकने के लिए दो विजिट किंग वहाँ आ जाता है, जो फंस जाता है जोरा के ट्रैप में। लेकिन वो ट्रैप उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, जिसके अगेंस्ट एटर्नल प्रिज्म का इस्तेमाल करती है नैरो। और अपने फॉलन एंजल बिंग विट के साथ फिंडल उन्हें कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है, और ये होता है चांस इस बैरियर को काटने का आस्था के लिए। लेकिन एक और विजिट किंग वहाँ आता है जो सीधा उसकी तलवार पर लैंड होता है अपने कुछ वारों के साथ, जिससे पूरा बेस और उसकी तलवार नीचे झुक जाती है, जिसको ठीक करते इस बैटल मैजिक से पहुंच के मैरिलियोना वर्मिलियन। तो सिस गिलियन ने ये जहाज तो सीधा कर दिया है, लेकिन ये अभी भी हार नहीं मानता, जो आगे बढ़ता है अपने मैजिक के साथ आस्था वार करने के लिए। लेकिन जिसको रोकता है फिर तो उस सबसे वो एक किनारे तो हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो हारा बिल्कुल नहीं होता। पर उसके सामने होता है आस्था, और अपनी शक्ति कंबाइन की और पीछे से हेनरी भी इस जहाज की स्पीड बढ़ा देता है, जिसके साथ वो इस बैरियर को काटते हुए अंदर एंटर हो जाते हैं। पर सिर्फ वो दोनों एंटर हो पाता है, जहाँ बाकी का जहाज बाहर ही रह जाता है। बस उस जहाज के आगे कुछ हिस्से गए थे जो बैरियर के बंद होते दोबारा कट जाते हैं। तो अंदर एंटर होते उन्हें दिखता है कॉनराड, जो कि उस स्कल के ऊपर खड़ा होता है। पर वहीं जेस्टर हमला कर देता है इन लोगों के ऊपर, जिसको रोकता है पर उस सबका प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है। तो अब जहाँ पे आस्था को भेजता है कॉनराड के पास, और खुद लड़ने का फैसला करता है जेस्टर से, जिसके साथ सामने आता है का स्प्रिट डाई फॉर्म। तो बाकी के विजिट किंग जहाँ जहाँ पहुंचे होते हैं और उनके पास भेजे जाते हैं टीम्स, जैसे एडवर्ड के पास जाते हैं सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर, और बाकी लोग ऑर्डर देके जाते हैं सिस गिलियन को तुम लोग खाओ और शक्तियाँ बढ़ाओ और साथ में पार कर लो उस बैरियर को, जहाँ पर वो लोग लगे होते हैं अपनी शक्ति हेनरी को पास ऑन करने में। और हेनरी उससे बैरियर तोड़ने की कोशिश करता रहता है, और खुद पहुँचती है प्रिंस के पास एक धमाकेदार एंट्री के साथ, और उनका वॉर क्राई होता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तब तक लड़ो जब तक तुम मर नहीं जाते। पर प्रिंस काफी हल्के में ले रही होती है सिस गिलियन को, और सोचते कोई ट्रिक वगैरह लेकर आई होगी मेरे से लड़ने के लिए। लेकिन ये दहाड़ती शेर नहीं है, जो फेस टू फेस बिना डर के किसी से भी भिड़ जाती है, जिसके अगेंस्ट प्रिंस यूज करती है ल्यूजन मैजिक एंडलेस डोमिनेशन, जिससे बहुत सारे सोल्जर खड़े हो जाते हैं। लेकिन उन सभी को वो अपने मुक्कों के वार से हरा देती है और कहती है थोड़ा सीरियस हो जाओ, ऐसे हल्के फुल्के वार से मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो वैसे वहाँ भी लगा होता है लड़ने में, जो अपने कई सारे वार करता है रैंडमली अलग अलग जगह पे, जिससे वो बच जाता है। और आगे एक वार कर देता है के ऊपर, जिससे वो स्टेडियम तोड़ते हुए नीचे बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ उसको लेकर नहीं आया, ये इसको लेकर आया जैसा ये मानता है, क्योंकि इसके वार काफी कमाल के, जो उससे ये बच नहीं पाएगा। पर का कहना होता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम सबको हरा सकते हो। वैसे इसका हमसे क्या मतलब था? तो हमसे मतलब था बाकी के मैजिक नाइट्स, जो सभी कैप्टन है, जिनको बचाने के लिए उसने वो रैंडम वार किए थे, ताकि उससे उनकी हथकड़ियाँ वगैरह कट जाए। और साथ ही आगे वार आते हैं नोजल सिल्वा और फिंग लियोन के, पर उनके वार से बच के वो बाहर आता है और कहता है कि इन्हें जिंदा इसलिए रखा था ताकि ये लोग इस महल को पावर दे सके, और इनके पास जो पावर बची वो काफी कम है, तो उनके साथ मिलकर भी तुम मुझे बिल्कुल नहीं हरा सकते। तो तुम अपने लिमिट सरपास कैसे करोगे? तुम इतनी जल्दी पावरफुल बन भी नहीं सकते। पर जिस पे कहता है तुम एक विजिट किंग और तुम्हें ये भी नहीं पता, जिससे गुस्से में आके वो कई सारे वार करना शुरू करता है इनके ऊपर। लेकिन हम बढ़ते हैं इसके बाद बाकी फाइट की और, जिसमें मागना बरस पड़ा होता है एडवर्ड नाम के विजिट किंग के ऊपर, जिसको वो काउंटर करने की कोशिश करता है। लेकिन उसके वार दोबारा उसी की तरफ जाते हैं जोरा के स्पेल से, और वैसे लक भी लड़ रहा होता है रॉक के साथ मिलकर, जिससे उसके वार उसको जो दिखते हैं वो होते नहीं है। और साथ में नोलल और नैरो साथ मिलकर अपने अपने स्पेल से उसको फंसाने की कोशिश करते हैं लावा के अंदर, लेकिन वो उसको भी जमा देता है, और एक दो बार और आता है जिन सबको भी वो जमा देता है काफी आसानी से। तो वैसे वो काफी पावरफुल है इन सभी के लिए भी, पर इनको उसको रोकना तब तक जब तक आस्था अपने काम को अंजाम नहीं देता और डीमन स्लेयर तलवार से उन पे वार नहीं करता। वैसे एडवर्ड यहाँ काफी सही बंदा है, जो इनको मार नहीं रहा, क्योंकि वो जानता है कि ये इम्प्योर तो बिल्कुल नहीं है, तो इन्हें ये मारना नहीं चाहता, तो वापस हो जाओ और हम अपना काम करने दो। पर अगर ये पीछे हटे तो ये पूरा किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से बिल्कुल नहीं रोक सकते, और साथ मिलके लड़ना शुरू करते हैं, जिनके अगेंस्ट यूज होता है आइस बैच मैजिक वर्ल्ड एंड चर्च, जिसके साथ ही ये उल्टीम वॉल्केनो वाला रीजन, जो कि वॉल्केनो से भरा हुआ था, पूरी तरह से इसके माना जोन से बर्फीला बन जाता है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ सांस तक नहीं ले सकते, और हर एक चीज़ जो यहाँ मौजूद थी जम जाती है। और पीछे आता है एक चर्च, और एडवर्ड इन्हें कहता है कि तुम लोगों को भी दबाया गया है समाज के द्वारा, तो तुम लोग हमारे इस काम के आड़े क्यों आ रहे हो? जहाँ बाकी लोग कहते हैं हमें अंडर एस्टिमेट मत करो, हर कोई जीने की भरसक कोशिश कर रहा है, जो बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन वो हार बिल्कुल नहीं मानते, और जिस वजह से तुम्हें कोई हक नहीं है इन सभी की जान लेने की। जिस सबको सुनकर एडवर्ड अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ शायद वो मारा गया होगा या फिर उसने बहुत धोखे देखे होंगे। पर उसके साथ ही इन लोगों का खड़ा होना तक मुश्किल हो जाता है, और सामने आता है एडवर्ड का एक तगड़ा स्पेल, जिससे एक बहुत बड़ा सा कोई क्रीचर सामने आता है। और साथ ही प्रिंस और सिस गिलियन की फाइट काफी धमाकेदार जारी होती है, जहां पर लगता है कि उन्होंने हरा दिया सिस गिलियन को, लेकिन सिस गिलियन की फाइट की सिर्फ शुरुआत थी, जहां उनकी आग की लपटें सब जला देती है, लेकिन एक और जोश भर देती है इस फाइट के अंदर, जहाँ प्रिंस अपनी बहुत सारी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, जिसका इस्तेमाल उसने अब तक नहीं किया। और वहीं जेस्टर के अगेंस्ट फाइट में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ सभी साथ मिलकर उससे लड़ रहे हैं, जहाँ कैप्टन थोड़े से जख्मी जरूर हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हौसला देता है को,
हमारी चिंता मत करो, हमें पता है तुम स्ट्रांग हो, तो कर दिखाओ। और जिसके बाद सभी कैप्टन मिलकर वार करते जेस्टर पे ताकि वो थोड़ा सा ध्यान भटका सके उसका। और तभी इस मोमेंट पे जब वो सब काउंटर हो जाते जेस्टर से, सामने आता है यूनो अपनी शक्तियों के साथ, जो उसके बैरियर मैजिक को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ कुछ और शक्तियां जेस्टर के पास, जो इस समय रिवील करता है वो अपने आप को थोड़ा कमजोर पड़ते देखकर। अब वैसे आस्था बढ़ता है कॉन्ड्रेड की, और जिसका स्वागत करता है कॉन्ड्रेड काफी सारी शक्तियों के साथ, जहां उसके की मैजिक से कई सारे मैजिक एट्रीब्यूट हमला करते हैं आस्था के ऊपर। लेकिन आस्था उन सभी को काउंटर करते हुए आगे बढ़ता है। पर इससे पहले आस्था उसकी तरफ पहुंचे, वो लगा चुका था उस तलवार को उस कंकाल के सर पर, जिससे आसपास की जगह तबाह होना शुरू हो जाती है। और ये तबाही धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, जहाँ कॉन्ड्रेड कहता है अब इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आस्था उसे रोकने के लिए तैयार है, और दोनों चिल्लाते हैं कभी हार ना मानना, मेरा मैजिक है। और अगर कमाल की फाइट की बात करें तो काफी तगड़ी फाइट चल रही होती है सिस गिलियन और प्रिंसेसा की, जहाँ लगता है कि सिस गिलियन हार चुके, लेकिन वो खड़ी होते अपने पैरों पर अपनी शक्तियां बढ़ाती है ताकि उनके साथ उनका मजाक न उड़ा सके कि वो इतनी आसानी से हार गई। और उनकी ताकत देखने लायक होती है, जिससे वो बढ़ती आगे प्रिंसेसा की ओर, जहाँ उनका ये फॉर्म पूरे लावा की तरह बना होता है, जहाँ वो खुद एक आग बन चुकी होती है, जिससे वो प्रिंसेस से बराबरी का सामना करती है। और कई सारे वार काफी बड़े तरीके से देखे जाते हैं इसमें, जिससे वो एक किनारे कर देती है प्रिंसेसा को। लेकिन प्रिंसेसा भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, और सामने आते एक बड़े से प्यादे के साथ सारे छोटे छोटे प्यादों को जोड़कर। और आगे हम देखते हैं बड़ा सा स्पेल जेस्टर का, जिससे वो हमला करता है यूनो की ओर। लेकिन यूनो उसको रोक के आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ यूनो से कहता है कि तुम गलत हो। लेकिन वो कहता है हम दोनों ही सही है, हम दोनों ही अपने अपने बिलीव के लिए लड़ रहे हैं, अपने यकीन के चलते ही हम दोनों अपनी तरह की दुनिया बनाना चाहते हैं। तो ये फाइट ना तो सही की है ना गलत की, जैसा कहते हुए कैप्टन हम इस्तेमाल करते हैं बाकी कैप्टन की शक्ति, और साथ में करते हैं कॉम्बो स्पेल, जिसके साथ जेस्टर का ये स्पेल कट जाता है। और साथ में आगे बढ़ता है यूनो, जिसके हमले के बाद जेस्टर इस्तेमाल करता है अपने इस बैरियर का, जो सारी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है वो खुद में, और फिर नए स्पेल का इस्तेमाल करने जा रहा होता है। तो वही आस्था और कॉन्ड्रेड की लड़ाई में कई सारी शक्तियों का सामना करना पड़ता है आस्था को, जो कि कॉन्ड्रेड के इन गेटों से निकल रही होती है। जहाँ उसे कॉन्ड्रेड कहता है आस्था हमारे साथ मिल जाओ, साथ मिलकर नई दुनिया बनाते हैं। जहाँ आस्था कहता है मैं यहाँ विजिट किंग बनना चाहता हूँ, पर इस दुनिया में विजिट किंग बनने का कोई मतलब नहीं है। जहाँ शायद कॉन्ड्रेड ने अपने किसी साथी को खो दिया था किसी भेदभाव के चलते, पर यहाँ दोनों लगे होते एक दूसरे को हराने में, जहाँ कोई रास्ता नहीं है आस्था के पास इसको हराने का, क्योंकि रास्ते में इतने सारे स्पेल है कि वो पहुंच ही नहीं पाएगा उस तलवार तक अपनी एंटी मैजिक सोर्ड के साथ। और आखिरी बार कहता है आस्था हमारे साथ आ जाओ, और तुम उस नई दुनिया के विजिट किंग भी बन सकते हो। पर बिल्कुल नहीं, तुम सिर्फ विजिट किंग अपने मेरिट से बन सकते हो, यहाँ और कोई तरीका नहीं है। जिसके साथ आस्था लड़ना शुरू करता है आगे अपने डीमन फॉर्म के साथ। और फिर भी कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं खुद बनाऊंगा, जिसके साथ वो वार करने में कामयाब होता है कॉन्ड्रेड के ऊपर, जहाँ वो हर बार अपनी लिमिट सरपास करेगा और उसके साथ ही वो आगे बढ़ रहा होता है। जहाँ कॉन्ड्रेड कई सारे और वार आते हैं जो उसको रोकते हैं, तो जिसपे कॉन्ड्रेड कहता है अच्छा तो तुम हमारी तरह नहीं सोच सकते, तुम कुछ और चाहते हो, और तुम्हारा रास्ता हमारा रास्ता काफ़ी अलग है, तो मेरे पास कोई और चारा नहीं है। जहाँ उस पर जमा किए हुए सारे मैजिक एट्रीब्यूट्स को इकट्ठा करता है, अपनी बॉडी पे उसको अप्लाई करके एक नया फॉर्म अचीव करता है, जिसके साथ ही दोनों फेस टू फेस लड़ना शुरू करते हैं। पर आस्था को सब जल्दी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एडवर्ड लगा पड़ा है लगातार अपनी शक्तियाँ बढ़ाकर इन लोगों के ऊपर हमला करने में, जहाँ वो लोग मिलकर भी उसका सामना करने में नाकामयाब हो रहे हैं, क्योंकि उसकी शक्तियाँ पहले से और बढ़ी जा रही है। तो वहीं कॉन्ड्रेड और आस्था की लड़ाई में कॉन्ड्रेड की शक्तियाँ थोड़ी सी ओवरपावर करना शुरू कर देती है आस्था को, और आखिर में आस्था के सारे वारों के बावजूद वो उसको डोमिनेट कर लेता है और अपनी तलवार उसकी छाती से आर पार कर देता है। जिस पर कॉन्ड्रेड कहता है तुम विजिट किंग बनके कुछ नहीं कर पाओगे, अब तक कोई नहीं कर पाया। फर्स्ट विजिट किंग से लेकर अब तक का कोई भी विजिट किंग इस देश में कोई बदलाव नहीं ला पाया, यहाँ तक कि जूलियस को भी हारना पड़ा एल्फो के हाथों, जिसके बाद क्लोवर किंगडम की ऐसी तैसी हो गई, वो नहीं बचा पाए, वो कुछ नहीं बचा पाए। विजिट किंग यूजलेस होते हैं, लेकिन आस्था को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जूलियस ने अपनी जान गंवाई लोगों को बचाने के लिए, और पहले विजिट किंग ने भी ऐसा ही किया, एक बार नहीं, ऐसा उन्होंने दूसरी बार किया। 100-200 साल के इंतजार के बाद भी इस किंगडम के लिए लगे रहे, और तभी उसके अंदर से हम देख पाते हैं उसके डीमन को, जो कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बदले में उसका हिसाब बाद में करेंगे। जहां आस्था कॉन्ड्रेड को कहता है कि तुम भी तो विजिट किंग थे, लोगों ने तुम्हें भी एक्नॉलेज किया होगा, क्यों? विजिट किंग लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनकी मदद करते हैं, वो यूजलेस बिल्कुल नहीं होते। पर आस्था तुम इस किंगडम को बिल्कुल नहीं समझते, यहाँ भेदभाव और ऐसी बहुत सारी चीजें लोगों के सपनों को मार देती है, जिसे मिटाने के लिए सब कुछ दोबारा शुरू से शुरू करना पड़ेगा। पर आस्था ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह पे मेहनत कर रहे होते हैं। पर उसकी बात है कॉन्ड्रेड भी नहीं मानता, जहाँ दोनों अपनी अपनी शक्तियों के साथ टकराते हैं। जहाँ कॉन्ड्रेड काफी तक आस्था को डोमिनेट कर रहा होता है, लेकिन आस्था अपने सपने को पूरा करने के लिए हार नहीं सकता कॉन्ड्रेड से, और दोबारा खड़ा होकर उसका सामना करना शुरू करता है। जहाँ अपनी तलवार वो उसकी किताब में डाल देता है, जिसके वजह से उसके चुराए हुए स्पेल अंडू हो जाते हैं, जिसके वजह से नोलेल के ग्रीमोर की शक्ति वापस उसके पास लौट जाती है, और वो अपने वल्कारी आर्मर फॉर्म का इस्तेमाल करती है, जहाँ उसका साथ देता है मिरर ब्रिगेड स्पेल से गोचे, जहाँ उसके अगेंस्ट एडवर्ड भी अपने वार करता है, लेकिन साथ मिलकर बाकी ब्लैक उसके स्क्वाड अपने अपने मैजिक को जोड़कर, और मागना गोल्डन के स्पेल के साथ आता है उनके लक का स्पेल, और साथ में उनके मैजिक एट्रीब्यूट के जोड़ तोड़ से वो लोग हरा देते हैं एडवर्ड को। और जहां आस्था कॉन्ड्रेड की शक्तियों का सामना करते हुए, उस शक्ति को काउंटर करते हुए तेजी से बढ़ता उस तलवार की ओर, जिससे तलवार
उस खोपड़ी से निकल जाती है बाहर, और जिस सबके साथ वो बढ़ता डिस्ट्रैक्शन रुक जाता है। और साथ ही बाकी विजिट किंग्स भी वहां से जाना शुरू कर देते हैं, जो तारीफ करते हैं नोलिल, यूनो और बाकी कैप्टन्स की, और साथ में सिस गिलियन की, जिन्होंने कमाल का मुकाबला दिया इन्हें। पर कॉनरेड फिर भी हार नहीं मानता और एक फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसके बदले वो अपनी जिंदगी गिरवी रख देता है, और जिससे खुलता है डूम गेट और ऊपर से एक बड़ा सा मीटियोर गिरना शुरू हो जाता है, जहां कॉनरेड हार नहीं मानेगा पर आस्था भी हार नहीं मानेगा, जहां उसकी शक्तियां और बढ़ती है और हम देख पाते हैं उसके डीमन फॉर्म को। और साथ ही वहाँ पहुंचते कैप्टन यामी, जो देते उन्हें वो तलवार, जिसके साथ ही बहुत सारे स्पेटल मैजिक के डोर खुल जाते हैं, जिसमें से सभी लोग अपने अपने एनर्जी आस्था को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जो उस तलवार में स्टोर होने शुरू हो जाती है, जिसमें हर कोई शामिल होता है, हर एक कैप्टन, और यहाँ तक कि नाहत भी अपनी शक्तियां देता है। वैसे उसके बारे में आप फ्यूचर में जानोगे। और जिसके साथ ही एक तरफ हम देख पाते हैं आस्था के एंटी मैजिक स्वॉर्ड की शक्तियां, और दूसरी तरफ क्लोवर किंगडम के हर एक मैजिक नाइट की शक्तियां, जिसके साथ अपनी लिमिट सरपास करने के लिए आस्था आगे बढ़ता है, और सामने आता है उसका डीमन डिवाइडर स्वॉर्ड, और साथ में इंपीरियल स्वॉर्ड का साइज भी बढ़ जाता है, जिसके साथ ही वो इस मीटियोर को लिए ऊपर की तरफ बढ़ता है, जिसको रोकने की कोशिश करता है कॉनरेड। लेकिन आस्था भी हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। जहां दोनों के अलग अलग आइडियल्स हैं, जिनमें से एक इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करके दोबारा क्रिएट करना चाहता है, तो दूसरा इसको बचाना चाहता है। वो बचाना चाहता है उन सभी लोगों को जो दबाए गए समाज के द्वारा, जो शायद उसकी मरी हुई साथी होती है, पर वही आस्था चाहता है अपने इन साथियों को बचाना, जो कि उसके लिए भी जिंदा है। पर आस्था के हिसाब से भले तुम एक पीजेंट हो या कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसके बावजूद सबसे पावरफुल बन सकते हो, और बन सकते हो विजिट किंग। जहां पर आस्था ने उन तलवार की शक्तियों से इस मीटर को काटते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कॉनरेड भी हार जाता है, और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर चली जाती है। जहां वो देख पाता है कि आस्था शायद कर लेगा, आस्था अपने सपने पूरे कर सकता है, विजिट किंग बन के सबको बराबरी में ला सकता है। और साथ ही उसके बाकी विजिट किंग्स भी काफी हद तक इस सबसे सेटिस्फाइड होते हैं, और सब यहाँ से गायब हो जाते हैं। साथ ही इंपीरियल स्वॉर्ड टूट जाती है। तो जंग खत्म होने के बाद हम जान पाते हैं कॉनरेड के बारे में, जो बिल्कुल आस्था की तरह हुआ करता था, मतलब एक दयालु शख्स। पर कुछ रॉयलिस्ट की वजह से वो और उसकी बीवी को काफी कुछ सहना पड़ा, और अपनी वाइफ की मौत के बाद वो काफी बदल गया। तो विजिट किंग आस्था का शुक्रिया अदा करते हैं उसको रोकने को लेकर, लेकिन आस्था चिंतित है कि वो इंपीरियल स्वॉर्ड का इस्तेमाल कैसे कर पाया, क्योंकि जब वो टकराया था उससे अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से, तो उसकी शक्ति खत्म हो गई थी। तो ऐसा वो इसलिए कर पाया क्योंकि उसे शक्ति मिली थी अब तक के सही विजिट किंग्स की, जो थी मिराक्युलस पावर। और वो आस्था से पूछते हैं, क्यों आस्था, तुम्हें लगता है ना विजिट किंग कमाल के होते हैं? और वो कहता है हाँ, और एक दिन मैं भी उतना कमाल का बन के दिखाऊंगा। तो जिसके बाद एट द एंड ट्रायम्फ में ये लोग लड़ नहीं पाए थे, तो यूनो और आस्था एक दूसरे का सामना करना शुरू करते हैं, ये देखने के लिए कि कौन बेहतर और कौन बनेगा विजिट किंग। पर इसी के साथ ही मूवी एंड होती है। तो ये था पूरा रिव्यू, जो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन गया, और शायद ही कोई यहाँ तक देखे, पर ओवरऑल अगर आपने देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखते हैं आगे कि क्या इसका रियल एडेप्टेशन एनीमे के अंदर होता है या नहीं। तो मिलते हैं आप लोगों से दोबारा किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।